सेकुलर पार्टियों के साथ हमारी अलायंस होनी चाहिए, तो किसके साथ होनी चाहिए? इन्होंने कहा कि जो कश्मीर बेस्ड सेकुलर पार्टीज हैं, अगर हम उनके साथ अलायंस करेंगे तो फिर जम्मू में हमें वोट नहीं मिलेगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे, जिसमें हमें हमारी लीडरशिप जो पार्टी की है, उस लीडरशिप को कुछ साथियों को गुड बाय कहना पड़ा। और उस समय भी जब हमने इसका फैसला लिया तो तब भी हमें प्रेस के साथियों से मिलने का मौका मिला और हमने 2 लाइन में इस बात को बताया कि इन साथियों को हमने अलग इसलिए किया है कि इनकी गतिविधियां, इनकी जो वर्किंग थी, इनका जो तरीकाकार था, वो पार्टी के हक में नहीं था, इसलिए फैसला किया गया और उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। अब प्रश्न उठता है कि आज कुछ मीडिया के माध्यम से कुछ बातें हमारे सामने आई हैं और उसमें कई बातों का जिक्र किया गया। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि जब कांग्रेस में थे हम, तो 3 साल तक कांग्रेस में एक संघर्ष चलता रहा और वो संघर्ष आज़ाद साहब ने उसको लीड नहीं किया। वो संघर्ष लीड करते थे हमारे वो नेता जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस में बात करी है, और उन नेताओं की वजह से ही मैं समझता हूँ कि शायद ये पार्टी वजूद में आई। आपको पता है कि उस दौरान जब हम कांग्रेस में थे तो 3 साल एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसको लीड कर रहे थे यहाँ लोकल लेवल पर, स्थानीय सतह पर वही नेता जिन्होंने आज कुछ बातें करी हैं। और उन्होंने बावजूद इसके कि आज़ाद साहब ने बार बार ये कहा कि आप कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस की मीटिंग को बाइकाट ना करें, तो ये सारी बातें उस समय उन्होंने करी, लेकिन उन्होंने ही एक इतनी मीटिंग, लगभग 20-40 मीटिंग हुई होंगी, दिल्ली में हुई, यहाँ हुई, और जिन मीटिंग में हम भी होते थे, उन्होंने ये कहा कि अब कोई अल्टरनेटिव नहीं रहा क्योंकि कांग्रेस में हमारी कोई कदर नहीं है, इसलिए आज़ाद साहब एक अलग पार्टी बनाइए, क्षेत्रीय पार्टी बनाइए और हम उस पार्टी में काम करेंगे, आपकी लीडरशिप में काम करेंगे, रियासत के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारा उन्हीं का एजेंडा था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें ये भी कहा गया, कुछ गोलमोल तरीके से कहा गया कि अगर किसी को जब पार्टी बनानी है तो जाना है तो वो सीधा सीधा बीजेपी में जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, 2-3 प्रश्न है मेरे सामने, इस समय आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आज़ाद साहब ने हमेशा ये कहा कि हम लोग सेकुलर हैं, हमारी सोच सेकुलर है, हम सेकुलर सोच के साथ चलना चाहते हैं। हमारा उन जमातों से जिनकी सोच सेकुलर नहीं है हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं आज उनको ये पूछना चाहता हूं, उसी नेता को पूछना चाहता हूं, जब पार्टी बन गई तो पार्टी बनने के बाद मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि कितनी बार उन्होंने, जो आज उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम सोचेंगे कि हमने कहाँ जाना है, हमने सेकुलर सोच के साथ जाना है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितनी बार बीजेपी के अगेंस्ट बोला,
और कितनी बार बीजेपी के अगेंस्ट उन्होंने मीटिंग्स करी, वो बताएं हमें। और न केवल वो, बल्कि इसके साथ साथ उनका राब्ता लगातार मुतवातिर कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप के साथ बना रहा। खौड़ में मीटिंग थी, जब उन्होंने मीटिंग रखी तो पैरेलल मीटिंग वहाँ पीसीसी प्रेसिडेंट ने वहाँ रखी, विकार रसूल ने। और जब विकार रसूल ने मीटिंग रखी तो उसने कहा, इस नेता से कहा कि आप वहाँ मीटिंग मत रखिए, और उनके कहने पर उन्होंने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के मेंबर हैं, आपने कसम खाई है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को मजबूत करना, आज़ाद साहब के हाथों को मजबूत करना, आज़ाद साहब की सोच को आगे ले जाना, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करना, तो फिर बताइए आप इन 2-3 महीनों में प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट के इशारे पर क्यों काम करते रहे? और इसके साथ साथ एक नेता ने ये भी कहा, उसने कहा देखिए हमारी जो पार्टी है, हम किसी पर कीचड़ नहीं उछालते, हम एक सफाई के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा डीएनए, उन्होंने अपने लिए कहा कि मेरा डीएनए जो है वो शुरू से ही कांग्रेस का डीएनए था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस नेता को, वो कांग्रेस की टिकट पर नहीं जीते, उन्होंने तो कांग्रेस के कैंडिडेट के अगेंस्ट काम किया और एमएलए बने, और आजाद साहब ने उनको एमओएस बनाया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया। तो उस समय यहाँ डीएनए की क्या बात है कि मेरा डीएनए शुरू से कांग्रेस का डीएनए था। तो मैं आप साथियों को बताना चाहता हूँ कि इस किस्म की बातें करना, और जब खुद वो एक ऐसे झंझट में फंस गए, एक टांग कांग्रेस में रखी है, दूसरी टांग किसी दूसरी पार्टी के साथ रखी हुई है, तीसरी अपना जो सोच है वो डीएपी के साथ मिला रहे हैं, तो इस तरीके से काम नहीं चलता। इसलिए साथियों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब जो पार्टी बनी तो इस पार्टी को बनाने में सबसे ज़्यादा जो लीड ली वो विकार रसूल जो पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, और श्री तारा गांधी जो आज एक एंटी ग्रुप को लीड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लीड उन्होंने ली। आज़ाद साहब ने नहीं कहा कि आप पत्नीटॉप मत जाइए, आज़ाद साहब ने कहा कि आपको पत्नीटॉप जो कैंप है कांग्रेस का वो अटेंड करना चाहिए। और इन वन ऑफ द मीटिंग्स, एक मीटिंग में विकार रसूल साहब जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं इस समय, उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा नफरत राहुल गांधी को करता हूँ, और अगली बार जब राहुल गांधी जहाँ आएंगे मैं उनको गले से पकड़ूंगा और उनके साथ मारपीट भी करूंगा। आज सबसे ज़्यादा हितैषी वो कांग्रेस के राहुल गांधी के बन गए, और वो भी उसी में सबसे आगे थे इस डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी फॉर्मेशन में, और उन्होंने ही मजबूर किया। आज बदकिस्मती है, आज वो लोग कहते हैं कि हम आज़ाद साहब के साथ इसलिए आए क्योंकि आज़ाद साहब हमने सोचा अकेले न पड़ जाएं। आज़ाद साहब ने नहीं उनको बुलाया, आज़ाद साहब को आपने मजबूर किया डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाने के लिए। 3 साल तक आपने कोई कांग्रेस की मीटिंग नहीं अटेंड करी, हम भी उसमें शामिल थे जो कांग्रेस के लोग थे। तो ये सोचना चाहिए कि इस समय आपने टोटल 180 डिग्री जो आपने रिवर्स गियर लिया, और ये कहा कि देखिए हम आज़ाद साहब को के साथ इसलिए है कि आज़ाद साहब अकेले नहीं पड़ जाएंगे। आज़ाद साहब के साथ सभी लोग हैं, आज़ाद साहब कभी अकेले नहीं हैं। आज़ाद साहब का मकसद है जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए। आज़ाद साहब का मकसद था कि हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हमारे स्टेट में बने, हमारे लोगों को नौकरियों का हक मिले, हमारे लोगों की जो ज़मीनें हैं उन पर हमारे लोगों का अधिकार रहे, और हमारा जो नौजवान है उनकी बेरोजगारी को दूर किया जाए। तो आज़ाद साहब एक मकसद से आगे आए, लेकिन सबसे ज़्यादा उकसाने वाले ये लोग थे। आज ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद साहब के साथ इसलिए आए
तो कहीं आज़ाद साहब अकेले न पड़ जाए। इसलिए मैं अब साथियों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक अलायंस की बात चलती थी, मीटिंगों में जो बातें होती थी कि अगर पार्टी बने तो किसके साथ अलायंस होनी चाहिए। अगर आप कांग्रेस में काम नहीं करना चाहते, अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, तो क्या हम किसी के साथ इलेक्शन के लिए क्या कोई प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस कर सकते हैं? तो उसके लिए इन्हीं लोगों का जवाब था कि अगर सेक्युलर पार्टियों के साथ हमारे अलायंस होनी चाहिए तो किसके साथ होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो कश्मीर बेस्ड सेक्युलर पार्टीज हैं, अगर हम उनके साथ अलायंस करेंगे तो फिर जम्मू में हमें वोट नहीं मिलेगा। ये इनकी सोच थी कि कश्मीर बेस्ड पार्टियां जो सेक्युलर पार्टी हैं, अगर उनके साथ करेंगे तो जम्मू में वोट नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मकसद है, ये सारा ड्रामा करने के बाद आज जो ड्रामा उन्होंने मीडिया में किया, जो कुछ दिन पहले हुआ, और कई बातें वो कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला। नोटिस की बात ही नहीं है। जब 3-3 बार 4-4 बार, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो एक सीनियर नेता थे, उनके माध्यम से उनको मैसेज पहुँचाया गया 3-3 4-4 बार, लेकिन उन्होंने उस मैसेज से बिल्कुल बेरुखी कर दी। तो इससे बड़ा नोटिस क्या हो सकता है। और फिर जब लीडरशिप कन्विंस हो जाए कि कोई हमारा साथी, कोई हमारा नेता, कोई हमारा कार्यकर्ता जब वो एंटी पार्टी गतिविधियां करता है, तो उसके खिलाफ जो है पार्टी लीडरशिप के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती, बल्कि उसको पार्टी से निष्कासित करना ही सबसे बड़ा सलूशन है। इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे लॉ इंस्पेक्टर साहब से कि वो भी अपनी कुछ बात रखें जो रखना चाहते हैं इस सिलसिले में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चीफ साहब, हम क्वेश्चन ले लेंगे, हम आपके सारे क्वेश्चन ले लेंगे। फर्स्ट लेट हिम स्पीक समथिंग। जय माता की। एक तो मुझे पहली दफा प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली दफा मैं आपके सामने हाजिर हुआ और आप सब लोग जाने पहचाने हैं, शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पर चीफ साहब ने काफी तफसीलन आपको बताया कि आज हमें यहाँ इसलिए आना पड़ा कि अभी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पर श्री ताराचंद जी की लीडरशिप में, और बहुत सी कुछ ऐसी बातें थी जिसका उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारे डीएपी के चेयरमैन हैं उनके ऊपर हिट किया और डीएपी की पार्टी के ऊपर हिट किया। जैसे यहाँ पर जिक्र हुआ कि ये जो इन पार्टी जिस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फाइट थी उसमें जो लीड कर रहे थे, जो हमारे लीडर थे, वो श्री ताराचंद जी थे। और यहाँ तक श्री ताराचंद जी का कदम था क्योंकि वो हमसे सीनियर थे लीडर, एक्स डिप्टी सीएम, और हम उनके पीछे थे। और 3 साल से जो लड़ाई थी, शायद आपको अगर उसका प्रूफ चाहिएगा वो भी हम दे देंगे, क्योंकि कुछ बातें आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आपको लगे कि ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई जो थी डीएपी के चेयरमैन की कोई लड़ाई नहीं थी। उनकी नहीं मंशा थी कि हम पार्टी अलग से बनाए जहां हम कुछ करें। लेकिन इतना जरूर था कि श्री ताराचंद जी ने सबके साइन करवाकर, उसमें अपना भी साइन करवाए। 3 साल पहले उन्होंने कोई 12 लेटर लिखे थे कि पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज होना चाहिए। 3 साल तक वो लड़ते रहे और गुलाम नबी आजाद साहब को ये कहते थे कि आप जम्मू कश्मीर को संभालिए, आप ही का चेहरा है जो रियासत जम्मू कश्मीर को चीफ मिनिस्टर का, और आप ही का चेहरा है तो ये रियासत जम्मू कश्मीर को वापस ला सकता है। ये उस वक्त की बात थी। लेकिन वक्तन में वक्तन चलते रहे। हम कई दफा आजाद साहब को भी कहते थे, लेकिन आजाद साहब बार-बार हमें कहते थे कि पार्टी के फोरम में बात आप कर सकते हो, लेकिन बाहर मत करें मीडिया के पास कभी कोई बात नहीं जानी चाहिए। हमने भी कोशिश की मीडिया के पास कोई बात ना जाए, लेकिन 3 साल की लड़ाई के अंदर कई दफा ऐसे मौके आए कि जिस वक्त हम सब लोग इकट्ठे बैठते थे, उसमें जो मौजूदा पीसीसी प्रेसिडेंट है वो भी हमारे साथ थे, जैसे यहाँ जिक्र हुआ वकार सूद जी। और कई दफा ऐसी बात कहते थे, आजाद साहब के खिलाफ भी बात की जाती थी कि आजाद साहब कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, और खासकर वकार सूद जी तो बड़े खुलकर कई बातें कहते थे। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा, जैसे यहाँ जिक्र हुआ, कि अगर राहुल जी यहाँ आएंगे
उनको इतना गुस्सा था कि वो कहते थे मैं उनको गलबे से भी पकड़ लूंगा, यहाँ तक भी बात की। तो यहाँ तक 3 साल की लड़ाई थी। 3 साल के बाद जिस वक्त हालात चेंज हुए, पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज हुए, हालांकि जब पीसीसी प्रेसिडेंट भी बनाना था, तो मैं जहां तक समझता हूं कि उस वक्त भी श्री ताराचंद जी का एक रोल था कि जो पीसीसी प्रेसिडेंट है, चाहे वो जूनियर है, लेकिन पीसीसी प्रेसिडेंट इसको बनाना चाहिए, क्योंकि उनके लिंक्स और उनके साथ अच्छी इंटीमेसी थी, वो भी शायद आपको मालूम होगा। लेकिन खैर, जिस वक्त पीसीसी प्रेसिडेंट बने और उसके बाद हालात चेंज हो गए, क्योंकि हम बेशक कहें कि आजाद साहब यहाँ आए, लेकिन आजाद साहब के दिलों में जम्मू कश्मीर की जो जुटी है, लोगों का जो प्यार है, वो हमने उस वक्त देखा था 5 अगस्त 2019 में, जब उन्होंने बोला था कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो टुकड़े हुए हैं वो आप सब लोग जानते हैं। और साथ साथ में यह भी आम जनता जानती है कि जिस जोशो खरोश के साथ, जिस ताकत के साथ उन्होंने बीजेपी के होम मिनिस्टर को कहा था कि आपने सत्यानाश कर दिया इस स्टेट का, आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए, कोई भी ऐसी स्टेट जो कभी आज तक स्टेट से जूटी नहीं बनी, जूटी से स्टेट बनती है, ये बातें उस वक्त कही थी। मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा, ये आप सब जानते हैं कि कितना उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट कहा था। लेकिन फिर भी जिस वक्त हम सब ने प्रेशर डाला आजाद साहब को कि आपको जम्मू कश्मीर में आना चाहिए, उनकी भी एक, जैसे आपने सुना है पिछली दफा जब पार्टी बनी तो उन्होंने कहा कि स्टेटहुड हमें वापस लेनी है, जमीनों पे इशू पे था, बेरोजगारी के इशू पे था, ये सारे इशू थे। हम सब लोग आजाद साहब से फाइट करते थे कि आप किसी ना किसी ढंग से, चाहे पार्टी बेस पे आइए, चाहे जहां पार्टी के अलावा आइए। एक स्टेज ऐसी आई, ये लोग सब बैठे हुए थे, इन्होंने खुद कहा कि सब हम इसमें जितना भी आजाद साहब ने कहा कि मेरे पास शायद फाइनेंशियली पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ पर पार्टी बनाकर चलूं, लेकिन इन्होंने सारी उनको पूरा कहा कि पैसों का भी बंदोबस्त करेंगे, जो भी इसमें बर्डन होगा वो हम झेलेंगे और उसमें आप पार्टी बनाइए। तो खैर, आपके सामने है आजाद साहब ने जब फैसला किया, क्योंकि हमारे कहने पे भी आजाद साहब का फैसला था, इनके कहने पे था, हालांकि सबसे ज्यादा रोल इनका था, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के प्रति भी आजाद साहब का था। जैसे 5 अगस्त 2019 में कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर को अगर वापस किसी तरीके से लाना है तो यहाँ वापस उस फाइट के लिए यहाँ पर आए, वो आप सब लोगों को मालूम है। रही बात जहां तक 3 साल के बाद जब बीएपी पार्टी बनी, हम सब ने, ये लोग भी आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़कर सबने हिस्सा लिया, उसमें किसी के दिल में ये नहीं था कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, कैसे किसी को दुखी है, लेकिन कहीं ना कहीं शकूक था। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे उन्होंने बातें कही, आपने भी सुनी, उन्हीं की बातों का अगर आप सारा निचोड़ निकाले, कथनी और करनी में फर्क, उनकी कथनी और करनी में। मैं कई दफा हंसता हूँ, वो डोगरी में कहते हैं ना सुखेला साहब थे लैंड पर, ना इतने लैंड ना, उनकी कथनी और करनी में ये फर्क था कि जब उन्होंने यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन किया, इन 4 महीनों के अंदर, जैसे यहाँ जिक्र हुआ कि आजाद साहब ने काफी कोशिश की कि अब किस तरीके से बीएपी को मजबूत बनाए। आप सब लोग भी कहते थे कि कब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, कब आपकी पार्टी बन रही है। आज यहाँ मैं समझता हूँ कि जब अगर आप उस पार्टी की लिस्ट को देखें, हम जो जहाँ पर बैठे हैं, हमारे कहने में हो सकता है कि अगर 200 ऑफिस बिल्डर बने हैं, उसमें से 160 के करीब उनके ऑफिस बिल्डर हैं। सारे ऑफिस बिल्डर 160 के करीब उनके हैं, 200 में से सभी ऑफिस बिल्डर होंगे उनकी लिस्टों से, मतलब उन्होंने जो लिस्ट दी है उसके मुताबिक हो रहा है। और हम यहाँ, हमें एक दफा आजाद साहब को कहते थे, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है, हमारे पास इनपुट ये है कि इनका लगो लगाव जो है वो गुरदार सिंह के साथ है, इनका लगो लगाव जो है वो किसी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है उसके साथ, इनका जो लगो लगाव है वो जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनके साथ है। हम कई दफा कहते थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब जो हमारे चेयरपर्सन है वो इस बात को नहीं मानते थे। नतीजा ये निकला कि बहुत से ऐसे टाइम आए इन टाइम 4 महीने के अंदर, लेकिन हम कई दफा महसूस करते थे ये है। और उसके बाद एक दफा हमें कल यहाँ पता चला कि रजनी मैडम जी यहाँ पर आई हुई थी, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। अभी मैं ये कई दफा हम जब सुनते थे, लेकिन उसके साथ ही मैं ये बात कहूँगा कि जब हमारी मीटिंग होती थी तो कई दफा हम बुलाते थे, कई दफा आजाद साहब ने बुलाना इन 4 महीनों के अंदर, लेकिन उनका मकसद हमें ये लगता था वो यही था कि हम किसी तरीके से ऑफिस बिल्डर बने और पार्टी छोड़कर चले जाए। अभी आप जो इस वक्त देखिए, आप 8, 10, 15, 20, 10-15 दिन आप मीडिया वाले के तो बीच में से बात निकलती है कि इनका कहीं ना कहीं टाई अप है, कहीं ना कहीं इनका मेल मिलाप है, कहीं ना कहीं इनका जोड़ है। आज जो इस वक्त ये जो अभी रिसेंटली हुआ, जिस वक्त पीसीसी ये अपना सारी वर्किंग कमेटी बनी, हमारी जो पार्टी बीएपी की जो ऑफिस बिल्डर बने, उसमें से सभी ऑफिस बिल्डर इनके थे। और इन 3 दिनों में 4 दिनों में आजाद जब से यहाँ पर चेयरमैन साहब यहाँ पर आए थे, इनके पास टाइम नहीं था, ये नहीं आ रहे थे 4 दिन से उनसे मुलाकात कोई नहीं कर रहे थे, हालांकि उससे पहले भी नहीं कर रहे थे, इनकी मंशा होती।
अब ये अलान विद पार्टी पोस्ट जो ऑफिस भेजे थे 160 के साथ, उनको लेकर जाना चाहते थे यहाँ। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जैसे यहाँ जिक्र हुआ लिंक्स की बात है, उसकी कोई उसमें अगर कोई आपको उसमें क्लैरिफाई करना हो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा लिंक ये है कि अगर खोड़ में जलसा होता है, वहां पीसीसी प्रेसिडेंट जलसे में जाना है, एक दफा उसने अपने विजिट को कैंसिल किया, दूसरी दफा फिर विजिट थी वहां पर उसी कॉन्फ्रेंसी के अंदर, वो भी उन्होंने कैंसिल किया। उसमें कोई क्लैरिफिकेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है कि हम क्लैरिफाई करें कि उनके लिंक थे या नहीं थे। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अभी रिसेंटली जो उनकी यहाँ पे ये बात चली, उन्होंने कहा कि आज तक यहाँ तक हमारी पार्टी का तल्लुक है वो क्लियर है कि सेकुलर के साथ कहीं पे भी बैठ सकते हैं, हम सेकुलर जमात के साथ हम अलाइंस कर सकते हैं जब वक्त आएगा, अभी तो वक्त है नहीं ऐसा इलेक्शन का। लेकिन यहाँ तक हमारा कोई ऐसी इरादा नहीं है बीजेपी के खिलाफ तो खुलकर बोलते हैं। कभी भी आप देख लीजिए, जब से ये 4 महीने से पार्टी बनी है, मेरे स्टेटमेंट देख लीजिए, आप इनके जनरल सेक्रेटरी साहब के स्टेटमेंट देख लीजिए, या कहीं पे भी हमने जो पुरानी पार्टी थी हम उसके खिलाफ भी बोलते रहे, और जहां तक हमारी जो अपोनेंट पार्टी है जिसके साथ हमारा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम उनके इश्यूज के ऊपर भी बक्तन बोलते रहे। लेकिन इनका ना वहां जहां ये वापस गया घर वापसी कर रहे हैं, इनका जो क्लियर सा लग रहा है जो आज की इशू में इनका ध्यान फिर वहीं पे है। ये कहते हैं कि हमने फिर वहीं पे हमारी अटैचमेंट है, तो उस हिसाब से कभी ये उनके खिलाफ भी बोले ना ही ये पार्टी के खिलाफ बोले। आगे जहां तक मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी स्थिति भी, ऐसी स्टेज भी आई, कहीं पे बड़ी सारी जगहों पे ऐसी स्टेज आई, हम एक यहाँ पर जिस वक्त भी मीटिंग करते थे तो इनकी जो अल्फाज थे वो पार्टी के अगेंस्ट नहीं थे पहली बार, और ना ही बीजेपी के खिलाफ। इसलिए मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अगर हम सारा इसका आज निकालें, ये जो हालात बने जैसे आज की स्थिति, आज हमें मजबूरन जो हमारी चेयरपर्सन थे, जो हमारी कमेटी थी, उसमें ये उनका अकेले फैसला नहीं था। जब हमने ये 3-4 दिन से जब देखा यहाँ पर मीडिएटर का रोल, जो हमारे सीनियर प्रेसिडेंट थे, पीसीसी प्रेसिडेंट थे, उनको कहा गया कि आप उनको पूछिए वो चाहते क्या, उनकी मंशा क्या है, उनकी सोच क्या है। जैसे मान लो वो कहते हैं कि सब 90% पोस्ट है उनको, वाइस चेयरमैन वो, जनरल सेक्रेटरी वो, आपके बिजनेस सारे के सारे वो, आज वो यहाँ वो बैठे थे प्रेस में, वो सारे आप बिजनेस थे। लेकिन उनकी सोच सबसे बड़ी ये थी कि वो अपनी बात मुझसे नहीं बता रहे थे क्योंकि उनकी मंशा क्लोज थी। इवन एक स्टेज आई जिस वक्त हमारी जोनल कमेटी की मीटिंग होती थी, वहां पर ये भी कहते थे कि आजाद साहब को समझाया जाए, आजाद साहब को कहा जाए कि हम वापस पार्टी के अंदर जाते हैं, ये भी लोग वो कहते थे। तो चलो अब जैसे पीसीसी प्रेसिडेंट को कहा गया कि आप एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट जो हमारे थे पीरजादा सैयद साहब, उनकी ड्यूटी लगाई कि आप उनको पूछिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जो इन्होंने इस वक्त जैसे आपके द्वारा भी कहा कि ये जो लोग आए हैं ये ज्यादातर लोग डोडा डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये ज्यादातर लोग ये वहां के हैं। अब जैसे मैं हूँ कटरा का या रियासी का एमएलए रहा हूँ, ये कहते हैं ये भी डोडा का है। अब यहाँ तक मुझे कहते हैं, हालांकि यहाँ तक मेरा बर्थ प्लेस बराबर हो सकता है। आज से जब मैं पैदा हुआ, मैं 5 साल का था तो रियासी में आ गया, उसके बाद मैं कटरा में आ गया, कटरा में आ गया, आज मैं जम्मू में हूँ। आज ये अगर छोटी छोटी बातें कहकर अगर इनको ये बात कहनी हो तो मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि वो कोई बात बोली में कहते हैं कि हमारे सारी जगह ठीक है लेकिन आटा गूंदे अपना लखना नहीं, ये सारा इनका हिसाब। आज मैं सबसे आपसे ये कहूंगा कि इनकी जो सोच के प्रति, जैसे पीरजादा साहब ने पूछा, इनका जवाब ठीक नहीं था। फिर लास्ट में पीरजादा साहब ने कहा कि इनको टेलीफोन करके इनको मैसेज दो, मीटिंग करो। 5 आदमी की मीटिंग रखी थी, 3 ये लोग थे, 2-3 हम लोगों को बुलाया गया। जब मैसेज दिया, रात को मैसेज दिया तो इनका जवाब आया कि नहीं, हमने यहाँ नहीं आना है, हम अपनी कंस्टिट्यूंसी में मिली है। आज मुझे बताइए, जब मैसेज दिया हो चेयरपर्सन का, आप मिल नहीं रहे, एक दफा टूट गया, दूसरी दफा टूट गया, आप मिल नहीं रहे हो। जब आपको मैसेज दिया जाता है, फिर आपको टेलीफोन किया जाता है, आप वोट जाना, आपने कहा कि कंस्टिट्यूंसी में जाना, दूसरा कहता है मैंने जिसकी कंस्टिट्यूंसी नहीं है मड़ वाले की, वो कहता है मैंने मड़ कंस्टिट्यूंसी में जाना है, तीसरा कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे आप नहीं। फिर उसके बावजूद भी हमने इंतजार किया कमेटी में, लेकिन जब हमें ये लगा कि जब ये बार बार ये सबको टेलीफोन कर कह रहे थे कि आप तैयार हैं, आपने चलना है वापस पार्टी के अंदर, तो जब ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आई, इनपुट्स आए डायरेक्टली, वहां सब लोग जिनको कहा जा रहा था उन लोगों ने भी ये कहा, तो मजबूरन हमने अपने चेयरपर्सन को कहा या तो आप उनको रखिए या हमें रखिए।
और उस वक्त हालात बने कि उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं कि जब उनकी नीयत नहीं है, ना वो बुलाने पे आते हैं, ना वो मैसेज देने पे आते हैं, और जो हमारे पास जो आप लोग कह रहे हैं कि जब आप लोगों को कह रहे हैं कि आप पार्टी के लिए तैयार जा रहे हो, हमने वापस पार्टी के अंदर जाना है, तो उसी सिलसिले में मैं समझता हूँ कि उनका फिर ये मानना था कि इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आज मैं यहाँ तक समझता हूँ कि उन्होंने जितनी बातें कही, जितनी कुछ बातें कही थी, हम इसीलिए हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा आपको बताने के लिए। रही बात जहाँ तक आज़ाद साहब की, आज़ाद साहब के लिए वो कह रहे हैं कि वो अकेले हैं, उसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने उनको लाया था, इन्होंने मेहनत की थी उनको लाने के लिए, लेकिन इनकी सोच ये थी कि ये उनके ऊपर डिक्टेटरशिप चलाना चाहते थे, ये उनको मजबूर करना चाहते थे हर एक फैसले के लिए कि जो हम कहें वो होगा। और यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारे लीडर हैं, जो आप भी जानते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो उसमें नफा क्या है, नुकसान क्या है, लेकिन वो किसी के आगे झुकते नहीं है। जहाँ तक हमारा तल्लक है, हम सब उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं है। उन्होंने अकेले जरूर किया है, लेकिन हम अकेले उनको नहीं छोड़ेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका फिर शुक्रिया करता हूँ कि हालांकि मैं प्रोफेशनल प्रेसिडेंट जब से बना हूँ, मैंने कुछ और बातें करनी थी, लेकिन आज ही हमने जरूरी समझा कि जो बातें उन्होंने कही है, क्योंकि वो हमारी अगली टीम थी। जहाँ तक सारा चांदी का तल्लक है, मैंने जैसे पहले कहा, उनकी कथनी और करनी में फर्क है, उनकी सोच में फर्क है, उनकी और भी बहुत सी ऐसी इशूज है, जरूरत पड़ेगी हम वो भी कहेंगे कि उनमें कितना फर्क है, कितना इंसानियत में फर्क है, इंसानियत की सोच में फर्क है। वो अगर कहें कि मेरे लाइटी में फर्क है, उनकी लाइटी में सबसे ज्यादा फर्क है। जिस घर से उनको एमएलएशिप मिली, जिस घर से उनको ताकत मिली कोर्ट से, जिस इंसान ने दी, उस घर उसके लिए संस्कार में वो आदमी नहीं गया है। तो इसलिए मैं बातें बात में करेंगे, लेकिन मैं इसके साथ ही आप सबका शुक्रिया कि आपने हमारी सुना। और जो यहाँ अशोक जी फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आज मौका है, मैं आपके ज़रिए जम्मू कश्मीर की जनता को अपनी बात पहुँचा सकूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, ये एक मिशन है, ना ही इनकी पॉलिटिकल पार्टी है। एक मिशनरी फील्ड से ये आई है, जैसे यहाँ कहा गया कि कैसे हम स्टेटहुड वापस करें, कैसे एम्प्लॉयमेंट और लैंड का जो है रेस्टोर हमें हो, राइट्स मिले हमें, और कैसे हम यहाँ गुड गवर्नेंस कायम करें। दूसरा, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो एक इंडिविजुअल नहीं है, ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन कभी अकेला नहीं होता। ये उन लोगों को की कम जहनी है जो ये सोचते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद इंस्टीट्यूशन जो है वो अकेला पड़ गया या अकेला पड़ जाएगा। ये जो ऐसे इदारे होते हैं जो दर पीढ़ी चलते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको अपने जहन से निकालने चलने देना चाहिए कि वो उनके जाने से कोई अकेला पड़ेगा। बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोग कहते हैं, खासकर टीचर्स कहते हैं कि साहब गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ तो आदमी आप उठाते हो, वो तो हमसे ट्रांसफर की उजरत मांगता था, हम उसकी उजरत मांगता था, और हमें बहुत बुरा लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के हमसाया, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जो आदमी व्यक्ति बैठता है वो इस काबिल नहीं है, और हमें घृणा होती है। आज मैं फख्र से कह सकता हूँ उन लोगों को, उन तमाम इस रियासत के टीचर्स को जो हमें बार बार ये कहते थे कि टीचिंग प्रोफेशन में रह के भी हमको उस तरफ जाना पड़ा, टैक्स देना पड़ा। आज उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी उस लानत से आज़ाद है, वो उससे परे हट गई है। दूसरी बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारा मकसद है, इस पार्टी का मिशन है गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस कैसे आएगी? तभी आ सकती है जब हम ये कर पाएँ कि हम लोगों को इंसाफ दे पाएँ, सियासत को तजारत ना बनाएं, इसको किसी और अखाड़े में ना ले जाएं, हमारे चेहरे जो हों वो साफ हों, हमारे करनी और कथनी में फ़र्क ना हो, हम कोई इम्तियाज़ ना करें। मैंने वो लोग भी देखे हैं जो आज बातें कर रहे हैं, वो कहीं जाके दंडवत पर नाम करते रहे हैं और आज अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं
मैं उनसे कहूँगा कि आपको अपनी जुबान से नहीं निकालनी चाहिए, वही बात करें जो आपको उल्टा ना पड़े। और कई चीज़ें यहाँ हैं जो वक्तन फ़क्तन हम आपसे मिलेंगे और जनता जो जम्मू कश्मीर की है उसको हम आगाह करेंगे कि क्या क्या ये लोग थे, क्या क्या ये लोग करते रहे हैं और किस हद तक इस रियासत को बचाया है। आज ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में गोल्डन पीरियड देखा है बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम। हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि बख्शी गुलाम मोहम्मद क्या ग्रेट आदमी था, जो उसके पास गया, जैसे गरीब नवाज के पास कोई जाता है दुआ मांगने, अपनी इबादत करने, तो वो खाली नहीं आता, उनके पास जो जाता था खाली नहीं आता था। और 2 साल 4 महीने का जो चीफ मिनिस्टर का शासन गुलाम नबी आज़ाद कर रहा है, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ कि ये गोल्डन पीरियड था। डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, क्या क्या यहाँ सड़कें, स्कूल, अस्पताल, क्या क्या नहीं यहाँ हुआ। और 2 साल 4 महीने का पीरियड एक गोल्डन पीरियड था। वो एक शासन हम वापस लाना चाहते हैं और चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब के रूप में देख के इस रियासत को वापस बहाल कराना चाहते हैं। उसके लिए हमारा मिशन है। हमारा मिशन है जो लोग आज यहाँ सड़कों पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, कोई उनको पूछ नहीं रहा, उनकी सुन नहीं ले रहा, उनके आंसू जो है वो पूछे जाएं। आज हजारों PSOs हैं, डेली वेजर्स हैं जो परेशान हैं, उनका कोई देख नहीं रहा, उनकी सुन लेनी है। हमें किसी से कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। मैं तमाम लीडर्स से ये कहना चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करें। उसमें जब आप गंदे हाथ कहीं डालेंगे तो आपके हाथ जो है वो पाक अगर हैं तो डालें, वरना मत डालिएगा। तो इसलिए डंके की चोट में ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस बात के लिए तैयार होना होगा कि आपको एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा जो इन सालों में आपने कहा है। हम लोग चप्पल और प्लास्टिक के बूट पहन के आते हैं पॉलिटिक्स में और फिर आलीशान बंगलों में रहते हैं। ये हमको सोचना होगा कि कैसे वो बंगले बने। उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, वो होना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ इतना कह के कि हमारा मकसद जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद इंस्टीट्यूशन के द्वारा, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी एक मिशन के द्वारा जो है वो लोगों का काम करना, उनको यहाँ डेवलपमेंट करनी, यहाँ अमन लाना और यहाँ राहत लानी, यहाँ रोजगार लाना और हमें अपनी इज्जत को बहाल करना है। शुक्रिया, मुझे आपने सुना। मैं चाहूँगा, मुझे अपने साथियों ने मौका दिया, मैं इनका भी बहुत मशहूर हूँ और आपका भी कि आपने इस एक अदर से इंसान की बात सुनी है। शुक्रिया, जय हिंद, जय जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? 1 by 1। अगर ताराचंद जी वापस आना चाहेंगे तो आप नहीं, 1 by 1 प्लीज। मैं विशाल से मेरे दोस्त आ रहे हैं जो पिछले 1.5-2 महीने से जोड़ तोड़ का माहौल बना हुआ है पॉलिटिकल पार्टी, उसको देखते हुए आप DAP का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? दूसरा एक सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि क्या DAP ने जो एक्सपेल किया है जिन लीडर्स को, क्या समय रहते वो सही फैसला था? क्या मानते हैं अगर इस फैसले में थोड़ी सी भी देरी होती तो वो लोग घर का रेडी करता जाने जैसा काम करते? देखिए, ऐसा है, 2-3 सवाल हैं आपके। पहली बात तो यह है कि DAP में जो लोग आए हैं दिल से आए हैं। DAP जोड़ तोड़ की पॉलिसी में विश्वास नहीं रखती है, ठीक है। अब दूसरी बात जो आपने जिक्र किया कि वो लोग जिन्होंने ये जोड़ तोड़ करने की कोशिश की उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तीसरी बात, DAP अगर वो कल आना भी चाहेंगे तो किसी भी सूरत में उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, किसी भी सूरत में उनको एक्सपेक्ट नहीं करेगी। ये हमारे लीडर का फाइनल फैसला है। आज के बाद उनके लिए वो दरवाजे हमेशा टोटली बंद, बिल्कुल बंद। और क्वेश्चन कोई? और कितने नाम हो सकते हैं, और कितने नाम हो सकते हैं उनके अलावा? देखिए, आज आपने देख लिया पिछले 48 घंटों में उन्होंने कोई घर नहीं छोड़ा। फाउंडर मेंबर्स के घर में गए, लीडरों के घर में गए और जो उनके नेता इसमें बने हुए हैं उन्होंने 2 दिन पहले सोशल मीडिया में बयान दिया था। 2 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि हम 64 थे जब आए,
और जब जाएंगे तो 124 होंगे। मैंने तो 124 नहीं देखे आज कि वो 124 कहाँ है, एक एक घर में जाने के बावजूद भी। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पर जहाँ जुनायद साहब बैठे हुए हैं, मैं सभी का जो इंटरव्यू सुनता हूँ, लेकिन इनका इंटरव्यू उसी रात को मैंने सुना जिसमें उन्होंने जब उन्हें पूछा उनको राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम बड़ी शान से जब राहुल जी आएंगे तो हम उनके साथ शामिल होंगे। इट मीन्स कि देयर माइंड वाज प्री डिटरमिन्ड। उन्होंने फैसला कर लिया था कि हमने पार्टी को छोड़ना है और इस DAB को अपने डैमेज करना है। क्या आप डेमोक्रेटिक के साथ पार्टी में वापसी करेंगे? उन्होंने एक टुकड़ी में चीज कही कि जेड़ा छड्या गिरा होगा ये लगाना, आप उनकी इस चीज में कुछ कहना चाहेंगे? एक तो जो पहले आप कह रहे थे कि क्या उनको वापस लेना या वो ये है, उनका इंतजार तो शायद आपको मालूम है कि PCC ऑफिस में भी हुआ है, क्योंकि PCC की जब मीटिंग हुई है कई दफा प्रकाश साहब ने कहा कि वो आ जाएंगे। अभी तक PCC बनी नहीं है क्योंकि उन्होंने रोक कर रखी है, नंबर 1। नंबर 2, जो कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों कहा कि वो जो कह रहे थे, मीडिया वाले पूछ रहे थे कि वो जो कह रहे हैं कि जिला छुड़िया ग्रास में थोड़ा के लेना ना, मैं उन्हीं को कहता हूँ कि ये डायलॉग किसने बोला था? ये डायलॉग उन्हीं के जिसको जो लीडर मानते थे हमारे चेयरमैन, ये उन्हीं से सीखा हुआ है। जो उनको सिखाया है, जो उनको सिखाया, उनके गुरु 2 हैं श्री ताराचंद जी के। एक बेचारे स्वर्ग में बैठे हैं, एक ये गुरु है। अब मैं कहूँगा कि जो उन्होंने नेकियां की थी, कितनी नेकियां की थी वो आपके रिकॉर्ड में है। इन्होंने नेकियां की थी, मेरी बताने की जरूरत नहीं, वो भी नेकियां आपके पास है कि कितनी नेकियां की थी। ये चेला बड़ा जबरदस्त है, इससे बचकर इसको तो हम आने नहीं देंगे। आज गुलाम नबी आजाद साहब किसी को आना या नहीं जाना वो बात अलग है, वो लीडर है हमारे, लेकिन ये जो जितने लीडर हैं इन्होंने मजबूर किया आजाद साहब को कि इनको अगर बाहर नहीं निकालेंगे हम चले जाते हैं घर पे, या ये रहेंगे या यहाँ रहेंगे। ये हमने कहा, ये हमारी मीटिंग है, क्योंकि अकेले उनका फैसला नहीं है, ये हमने कहा। ठीक साहब, जय सिंह जी का इस पार्टी से नाता तोड़ने का क्या? देखिए, एक लाइन आंसर है इसका। जब आजाद साहब ने यहाँ आना था तो उसमें भी जय सिंह के साथ जो गड़बड़ाहट हुई,